तो फिर एक पॉइंट और यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाएं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बराबरी कब होती है? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर बराबर है तो ऐसा होगा कि दोनों का मॉड बराबर होगा और दोनों का आर्ग्यूमेंट जो है Z1 Z2 बराबर होगा। ऐसा करते ना मैथ्स नंबर थ्योरी की लैंग्वेज में मॉड्यूलो 2 पाई लिखते थे, तो इस रेंज में 2 पाई पे मॉड, तब हम मानेंगे कि वो दोनों बराबर है। और बराबर है तो ऐसा होगा। हम इस आधार पर अब एक दो स्ट्रक्चर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सर्कल तो सभी को पता है। सर्कल की इक्वेशन हम इन जनरल लिखेंगे तो Z माइनस ए मॉड इक्वल टू R, जहां ए भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है इन जनरल सेंटर, और कोई भी Z है उसकी A से दूरी R है, तो जाहिर सी बात है R दूरी पर तो चारों तरफ एक सर्कल बन जाएगा। किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। सबको क्लियर है? यस यस चलिए, दूसरी चीज है इलिप्स कैसे डिफाइन करें हम लोग। तो इलिप्स को समझाने के लिए हम इस तरह से बनाते हैं। इलिप्स बनाते कैसे हैं पहले इसको समझिए आप। तो इलिप्स बनाने का तरीका मैं ऐसा करता हूं, मुझे लगता है इलिप्स इन कोनिक सेक्शन पे थोड़ा सा मैं आपको कोनिक सेक्शंस को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है उस पर थोड़ा सा डिटेल बता दूं आज। तो इलिप्स क्या पूरा हो जाएगा। तो इसमें कई मेथड है। पहला मेथड है प्योरली थ्योरेटिकल डिस्कशन के साथ। अगर मैं ये लिखूं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई इज, दो वेरिएबल में जनरल इक्वेशन लिखनी है सेकंड डिग्री की, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। भाई जनरल इक्वेशन का मतलब x में 2 डिग्री भी टर्म आएंगी, 1 भी आएंगी, और x और y का प्रोडक्ट भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, सब ऐसे ही होगा। अब हम इसमें निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में विविधति चर बोला जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ ये होता है, वो बेसिकली ये डिटर्मिनेंट होता है AHG HBF C। आप सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं। ये हम लोगों का 11th में यूपी बोर्ड का सिलेबस होता था, इसीलिए हमें याद है आज भी। अब वो किताबें तो है नहीं, लेकिन वो सब हमारे टीचर्स ने जो हमें पढ़ाया, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, जब मार पड़ती है तो सब याद आता है। और ये यही है, हमें कहाँ से याद होता नहीं तो केस फर्स्ट ये होता था। उसके बाद कोई भी इक्वेशन होती थी, हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करते थे, ABC और FGS निकालते थे, और जब देखते थे डेल्टा की वैल्यू क्या है। अगर डेल्टा 0 है आ गया, तो किसी को याद है क्या होता है, देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स।
तो उन दोनों लाइनों का, दो लाइनें होती है, मतलब ये दो लाइनों को मल्टीप्लाई कर रखा तब आया है, ये गारंटी है। और बल्कि हम एंगल भी निकाल सकते थे, एंगल बिटवीन लाइंस, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab। कौन a प्लस बी था यहाँ, तो ऊपर क्या होता था, h स्क्वायर माइनस gf होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये था। ऐसा कुछ हम निकालते थे। इसी तरह 3D वर्जन भी मैंने 3D पढ़ाते समय निकाला था, एफ जी एच, जी स्क्वायर माइनस होता था एफ। ये मिस्टेक हो सकती है इसमें, हाँ। ये निकलता वहीं से है, m1 m2 वाले फॉर्मूले से, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड, निकलता वहीं से। तो फॉर्मूले पे मैं डाउटफुल हूँ, कोई बात नहीं। मैं तो केवल इतना बताने में इंटरेस्टेड था कि दो लाइनें रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर ये डेल्टा जीरो नहीं आया तो देन इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स कोनिक सेक्शन। तो फिर ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोनिक सेक्शन तो कई सारे हैं, तो उसमें भी फिर अब केस बन जाएंगे। पहला केस, इफ डेल्टा तो जीरो नहीं है, लेकिन अगर h जीरो हो जाए और a और b बराबर आ जाए तो किसको सर्कल। रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल। क्योंकि सर्कल में कभी x इंटू वाई वाली टर्म आती नहीं सर्कल की इक्वेशन में, आप गौर करिएगा। तो उसके लिए h का जीरो होना जरूरी है। अगर वो h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाए, h स्क्वायर माइनस ए बी होना चाहिए यहाँ पर भी, मुझे ऊपर ही लगता है ए बी, h स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाए तो ये पैराबोला था। हाँ ठीक है, डेल्टा जीरो होने पे h स्क्वायर इक्वल टू ए बी पैरेलल लाइन था, डेल्टा नॉन जीरो पर h स्क्वायर ए बी पैराबोला था, ठीक है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव आ जाए तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता था। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। और हाइपरबोला का ही पर्टिकुलर केस है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ऐसा हो और साथ में a प्लस बी जीरो हो जाए तो इसको कहते थे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कई तरह से डिफाइन होता है, ऐसे भी डिफाइन करते हैं कई लोग, एक हाइपरबोला जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 है। कई लोग ऐसे डिफाइन करते हैं एक हाइपरबोला जिसके लिए a और b बराबर होते हैं, तो 2a और 2b बराबर होंगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस बराबर होते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे डायरेक्टर सर्किल पॉइंट आ जाता है, कई तरह से डिफाइन होता है। तो ये एक और ये पहला तरीका है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन से हम इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा समझ में नहीं आता कि ये कैसे बने चीजें, तो हम मेथड 2 पे जाते हैं। अब इसके बाद सेकेंड मेथड, मेथड 2 ये है कि अगर मुझे ये लाइन दी जाए और एक पॉइंट दी जाए P, और एक लाइन दी जाए और मुझसे कहा जाए एक प्लेन में ऐसे चलो कि तुम्हारी दूरी हमेशा इस पॉइंट से और इस लाइन से जो रहेंगी कहीं पर भी पाथ में, उनका जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो फिर आप किसी न किसी कोनिक सेक्शन में ही घूम रहे होंगे। तो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन ऐसे भी दी जा सकती है, मतलब if a particle moves in a plane
in a plane in such a way that the ratio of its distance to point and the line is constant, then the path is a Coordinate section. मतलब सपोज आप ऐसे मूव कर रहे हैं और किसी भी पॉइंट से आपने ये किया, मैं इसको P यहाँ ले लेता हूँ, तो मैं ट्रेडिशनल जो सिंबल है वही ले ले रहा हूँ। इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइन से दूरी तो परपेंडिकुलर होगी हमेशा, तो ये परपेंडिकुलर डाला, सपोज ये M है। तो आप ये कह रहे हैं कि P कहीं भी लीजिए करो मैं पाथ में जिसमें आप चल रहे हैं, अगर आप ऐसे चलें कि PS/PM जितना आ गया वो कांस्टेंट ही रहे हमेशा, तो वो पाथ कोऑर्डिनेट सेक्शन होगा। ये कहा गया है। लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूले में समझ जाइए बस। दिस रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, केंद्रता। दिस रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। उत्केंद्रता हिंदी में यही है। अगर ये रेशियो 0 आ जाएगा तो पाथ विल बी, हाँ जी, अगर ये 0 से 1 के बीच में आता है रेशियो, पाथ विल बी पैराबोल। इलिप्स। अगर ये 1 आता है तो पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोला। पैराबोला। और अगर ये E1 से ज्यादा आता है रेशियो, क्योंकि डिस्टेंसेस का रेशियो है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 या पॉजिटिव ही आएगा। पाथ विल बी हाइपरबोला। और इसी की मदद से आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोगों ने 11th में पढ़ी है, ये सर्कल की, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो यहीं से आते हैं, इसी फॉर्मूले से डिराइव होते हैं। ये आपकी दूसरी अप्रोच है, ये रेशियो। इसी में मैंने बताया था अगर E1 से बड़ा है और √2 है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन वो हाइपरबोला का ही पार्ट है, एक पर्टिकुलर केस है, तो ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उसको। तीसरी अप्रोच है हमारे पास, जो यूक्लिड साहब ने 2000 साल पहले अपनाई थी। 11 की आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बड़े अच्छे डायग्राम बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इनको कोऑर्डिनेट सेक्शन कहते ही क्यों? क्योंकि ये कोन को काटने से बनते हैं। सेक्शन का मतलब काटना या बांटना। जैसे ज्यादा बच्चे हो जाएं तो हम क्लास में 2 सेक्शन में बांटते हैं। अब वहां काटना शब्द सही नहीं रहेगा कि वहां बांटते हैं। तो कोन को डिफरेंट तरीके से यूक्लिड ने काटने की कोशिश की, और जो हाइट है उसके परपेंडिकुलर जब ऐसे काटा तो उन्होंने गौर किया कि यहाँ पर सर्कल बनता है, कट परपेंडिकुलर टू हाइट। तो इससे क्या बनेगा? हमेशा आप भी काटेंगे ऐसा कोई गाजर मूली टाइप की चीज ले लीजिए और हाइट के परपेंडिकुलर काटिए तो सर्कल ही बनते जाएंगे। दूसरा, आप 3D में सोचिएगा, प्लीज 3D स्ट्रक्चर है और आपने ऐसे काट दी। मूली तिरछी काटते हैं शादियों में, सलाद में देखिएगा। कट इन सच अ वे which is neither parallel nor perpendicular
टू हाइट या स्लैंट हाइट, हाइट ही ले लो, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। मतलब ऐसे टाटो पे किसी भी ना तो पैरेलल जैसा हो रहा है ना परपेंडिकुलर, थोड़ा तिरछा, तो आप ये इलिप्स मिलेगा। आप लोग देखते होंगे शादियां आजकल खूब हो रही है, तो शादियों के सीजन में आप सलाद देखिए, मूली का या गाजर का तिरछा काटा होगा, थोड़ा सा तिरछा काटते हैं, सीधे काटने पे उंगली कटने का खतरा होता है, तो तिरछा इलिप्टिकल बन जाता है, ऐसा बन जाता है। ये तो आप भी मानेंगे। यस। तीसरा, अगर आपने स्लैंट हाइट के पैरेलल काट दिया तो प्लीज आप गौर करिएगा, आपका पैराबोला बनेगा। आपका एंगल लट तो नहीं रहा है, ये मेरे से नहीं बनेगा क्योंकि मैं 2D काट रहा हूँ, आप 3D में काट के देखिएगा, सरफेस में पैराबोला बन जाएगा। कट पैरेलल टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, जो पैरेलल काटिए तो आपको गारंटेड है पैराबोला मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा काटने को, ऐसा मिट्टी का बनाइए और एक चाकू से काट के देखिए, आपको बाउंड्री दिखेगी पैराबोलिक। तो ये यूक्लिड साहब की बहुत बड़ी देन है। और यूक्लिड ने क्या किया कि 2 सिलेंडर ले लिए, 2 कोन ले लिए ऐसे अपोजिट उसमें, जैसे डमरू होता है ऐसा सोचिएगा, और ऐसे काटा जो हाइट है पैरेलल, तो आपको एक यहां और एक यहां 2 हाइपरबोला देंगे। इसमें क्या है, कट पैरेलल टू हाइट, खड़ा कर लीजिए अगर तिरछे में पसंद नहीं आ रहा तो आप देखेंगे इसमें क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो ये ऐसा होता है नॉर्मली, ये 2 सीट है हाइपरबोला की, अगर एक ही डमरू हो तो एक ही सीट बनेगी। किसी ने हाइपरबोला ढंग से पढ़ा होगा तो उन्हें 1 सीट और 2 सीट वाले हाइपरबोला पढ़े होंगे। अरे भाई डमरू एक ही डमरू है, जैसे हम ऊपर काट रहे हैं और उसी से काटेंगे तो एक ही बनेगा, 2 तरफा ले लेंगे और काटेंगे तो 2 सीट बन जाएंगी ये हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला कैसे बनता है, हाइट के पैरेलल काट के, और हाइट के परपेंडिकुलर में सर्कल, स्लैंट हाइट के पैरेलल में पैराबोला, और किसी के भी ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर तो इलिप्स। ये यूक्लिड साहब के देन है। उन्हें सैकड़ों एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड कर्व बन नहीं रहा है, यही बन रहा है। क्योंकि ये कोन या हिंदी में शंकु से बने हैं तो इन्हें सांक्रव कहा गया हिंदी में। ठीक है, जब हम लोग कई नाम ऐसे कहते हैं उसकी वजह से, जैसे पांडु के बच्चों को आप पांडव कह सकते हैं, तो शंकु से जनरेट जो हो रहे हैं उनको सांक्रव कह सकते हैं। इंग्लिश में क्रोनिट सेक्शन कह सकते हैं, क्रोन के सेक्शन से। ये हमारे पास 3 मेथड हो गए, लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आया कि एग्जैक्ट इलिप्स कैसे बनाएं, तो अब मैं आपको वो समझाता हूँ, चौथा मेथड पे जाता हूँ। मुझे इलिप्स थोड़ा समझाना है आपको, स्पेशली सर्कल तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी कहानी इलिप्स से ही शुरू हुई थी, तो अब मैं सबसे अच्छा तरीका इलिप्स का वो समझा रहा हूँ आपको। और भी तरीके हैं, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो कई और अप्रोच मिलेंगे। प्लीज ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। 2 पॉइंट फिक्स कर दिए मैंने, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। सपोज ये एस है और इसको एस टेस्ट नाम दे देता हूँ। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि 2 टी-लेट ठोक दीजिए कहीं टेबल पे या कहीं पर, एक एस पे और एक एस टेस्ट पे। अब आप ऐसा करिए, एक धागा लीजिए जो उसकी लंबाई एस और एस डैश के बीच की दूरी से ज्यादा हो, जितनी दूरी एस एस डैश के बीच है उससे ज्यादा लंबा धागा ले लीजिए। धागा एस पे बांधिए, प्लीज समझिएगा, यहाँ पर धागा एस पे बांधिए, धागे में एक चक्कर पेंसिल या पेन लपेटिए और धागा दूसरा एस डैश पे बांध दीजिए। तो जब आप धागे को थोड़ा सा टाइट करेंगे, पेन यहाँ पर है मान लीजिए पी पर या P1 पर,
तो पेन पे लपेटा गया है तो इस तरह से आ जाएगा, 8 हिस्सा P1S, 8 हिस्सा P2S। 8 सेक्टर पेन या पेंसिल में लपेटा हुआ है धागा। क्या मैं यहाँ पर सभी को समझा पाया हूं जो लोग पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, पहली बार कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा खिसकाते हुए पेन या पेंसिल को अपनी यहां तक ले जाइए तो आपको देखिएगा कि ये धागा इधर को ज्यादा सरक गया, पेंसिल के ऊपर से ये कम हो गया, ये P2 है। अगर आप इधर आएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम होगा। आप धागा टाइट ही रखिए हमेशा और ऐसे मिलाते हुए जाइएगा तो आप देखेंगे कि बढ़िया इलिप्स बन गया। मैं तो नहीं बना पाया उतना अच्छा, मैं कंसेप्चुअली आपको बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें SP1 प्लस P1S डैश जितना होगा उतना ही SP2 प्लस P2S डैश भी होगा, एंड सो ऑन, उतना ही सब और भी पॉइंट लेते रहिए। तो अब इसको ऐसे समझाते हैं, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन in such a way that sum of its distances from two fixed points is constant, then the path is an ellipse. हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो P1S और P1S डैश जो सम है वो SS डैश से ज्यादा ही है। हर एक पॉइंट की जो दूरी है वैसे बराबर है और SS डैश से ज्यादा दूरी ला रहे हैं, नहीं तो वो एक ही लाइन पे आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये आपके पास इलिप्स है। तो अब प्लीज मुझे एक बात बताइए, अगर ये सम जो है किसी पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम अगर कांस्टेंट है तो इलिप्स बनता है, और डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हाइपरबोला बनता है। भाई इतना ही अंतर है, कोई खास नहीं। तो अब मुझे एक छोटा सवाल है, मैं आपको पूछ रहा हूं। कॉम्प्लेक्स में Z-1 मॉड और Z+1 मॉड इक्वल टू 5 है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ध्यान दीजिए, 1 फ्रॉम 8 1 यहाँ पर होगा, 8 -1 यहाँ होगा। Z कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी 8 पॉइंट हो, ये 8 से, तो Z ही 1,0 से दूरी और Z ही -1 से दूरी का जो सम है वो 5 है। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1,0 और -1,0 के बीच की दूरी 2. हाँ, तो एक जनरल पॉइंट है जिसकी 10 और -10 से दूरियों का सम, उनमें आपस में दूरी से ज्यादा है, उनकी आपस की दूरी 2 है, तो उससे ज्यादा 5 दे रखा मैंने। 2 से ऊपर कुछ भी ले लेता मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पाथ क्या बनाएगा? सही, इलिप्स। इलिप्स। अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह 2 ही लिख दूं तो क्या बनेगा? आप सोचिए फिर। एक पॉइंट है, ये -1,0। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हेलो, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नो सर। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, 0 0 कोई बीच में पॉइंट है, 0 की ये -1 है, ये 1 है, वाई कोऑर्डिनेट हटा दो यार छोड़ो। तो 0 की इन दोनों से दूरियों का सम 2 है या नहीं? यस सर। 1 यूनिट उधर 1 यूनिट इधर। अच्छा, 1/2 ले लेते हैं।
वाई कोऑर्डिनेट लिख के कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ो, क्यों, लेट्स सोचो बस। 1/2 थी, इधर को दूरी हाफ और इधर को दूरी 1.5 और इधर आधा, 2 हो Yes, sir. जाएगी या नहीं? वन बाई टू थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने जेड ही दोनों से दूरियों का सम 2 ही कर दिया, उतना ही कर दिया जितना उन दोनों के बीच की दूरी थी, तो जेड इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में आ जाएगा नहीं? Yes, sir. इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी इन दोनों के बीच में -1 और 1 के बीच में, और उस पॉइंट की दोनों तरफ से दूरियों का सम करिए, 2 ही आएगा। तो अगर यहां पर 2 लिख दिया है तो ये अब इलिप्स नहीं बना रहा है, इलिप्स कब बनाएगा? 2 से ज्यादा ले लो, कुछ 20 ले लो। सर अब सर्कल बनाए, सर्कल बनाए। नहीं सर, नहीं सर, सर्कल नहीं बनेगा। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट में सर्कल नहीं हो सकता सर। सर्कल कैसे कह रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? कोई बात नहीं, आप उसमें घबराइए मत कि गलत हो गया, मैथ्स में तो ऐसा चलता रहता है आपस में, और जो भी डाउट है वो यहाँ पर दूर भी हो जाना चाहिए ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट -1 है और यहाँ पर +1 है, तो बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए आप, उसकी दोनों से दूरियों का सम 2 ही आएगा, कहीं पर ले लीजिए, तो वो स्ट्रेट लाइन ही तो बनी। लेकिन 2 से ज्यादा कुछ भी ले लीजिए तो वो इलिप्स बन जाएगा फिर। कोई बात नहीं, क्या मैं समझा पाया ये सारी चीजें? यस सर। Yes. चलिए, तो थोड़ा कोनिक सेक्शन की इंफॉर्मेशन सही, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इलिप्स से रिलेटेड सवाल भी करने हैं। बताने की इच्छा तो बहुत सारी चीजों की हो रही है शुरुआत में, अब वो कुछ भी बताओ फिर कुछ नया छूट जा रहा है। डेमो बार ही कह रहा था मैं कल, लेकिन आज इन्हीं में रह गया। कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही करते हैं, कल करते। Thank you, sir. ओके, वेलकम।